नमस्कार साथियों, मेरा नाम बिहान। अगर आप लाइनमैन एसएससी इलेक्ट्रीशियन किसी भी स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका वो हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या अन्य कोई भी राज्य, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि हिमाचल का लाइनमैन का सिस्टम अलग होगा, पंजाब का अलग है, ठीक है, मध्य प्रदेश का अलग होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी स्टेट के लिए सेम ही होते हैं लाइनमैन के, ठीक है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिशियन क्वेश्चन हो गए, ठीक है। बाकी जीके पोर्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, स्टेट जीके चेंज हो जाता है, लेकिन जो मेजर फील्ड के क्वेश्चन रहते हैं वो सेम ही रहते हैं। क्योंकि एग्जामिनर जब पेपर में क्वेश्चन डालता है तो ऐसा नहीं डालता है कि भाई ये हिमाचल वाला है, ये मध्य प्रदेश वालों के लिए क्वेश्चन है लाइनमैन के। क्योंकि इलेक्ट्रिशियन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है क्वेश्चन जो बनेंगे वो एक ही प्लेटफॉर्म पे बनते हैं, ठीक है। बस ये होता है कि क्वेश्चंस को मॉडिफाइड किया जाता है, बाकी सिलेबस मैं यहाँ पर सिलेबस के ऊपर कह रहा हूँ, ठीक है। सिलेबस जो वो सेम ही रहता है, ठीक है। इसलिए अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी एक सीरीज है 50,000 MCQ सीरीज, ठीक है, डिटेल्ड के साथ है, दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। और सारे फायदे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। न्यू एग्जाम बेस्ड पॉइंटर MCQs वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है, मॉक पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स वगैरह आपका हो गया, ठीक है। तो ये जनरल स्टडीज की जो हमारी खुद की बुक्स रहती हैं, इंस्टीट्यूट्स की बुक्स रहती हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है, दोनों भाषाओं में, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। फीस कितनी रहती है? सिर्फ 999 रहती है 1 साल के लिए, अगर आप इलेक्ट्रीशियन का कोर्स ज्वाइन करते हैं लाइनमैन और एसएससी के लिए, ठीक है। व्हाट्सएप करना है, ठीक है, और आज ही खुद को एनरोल्ड करवाना है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य के लिए हर दूसरे से तीसरे महीने कहीं ना कहीं ये पोस्टें जो वो निकलती रहती हैं, ठीक है। तो घर पे बैठ के आपने तैयारी करनी और पढ़ना वो क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सारा का सारा कोर्स जो है वो आपको एक्सपर्ट्स के अंडर मिल जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर ये जो सिंबल है, ये जो चिन्ह है वो किस चेतावनी को दर्शा रहा है, ठीक है। द गिवन सिंबल रिप्रेजेंट विच वार्निंग? क्या ये लोनाइजिंग रेडिएशन को दर्शा रहा है, धमाके की आशंका को दर्शा रहा है, लेजर बीम है, क्या ये विद्युतीय झटका इलेक्ट्रिक शॉक है? बताइए जल्दी से क्या इसका सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए, 3 सेकंड्स है सभी के पास। देखिए अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेजर बीम, वेल डन, आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है। लेकिन एग्जामिनर बहुत क्लेवर होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ से क्वेश्चन डाल देगा। तो हम 1 बाय 1 करके सभी ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा पहला है लोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। अब देखिए ये इमेज आपको दिख रही होगी, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो आपको इमेज दिख रही है, ठीक है, लोनाइजिंग की, इसमें आप क्या चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। इसमें आप एक्सरे देख रहे हैं, माइक्रोवेव देख रहे हैं, विजुअल लाइट देख रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इस पिक्चर को अच्छे से दिमाग में बिठा लो, क्योंकि हम आगे चलकर यही हम डिस्कस करने वाले हैं। मेडिकल हो गया आपका, ठीक है, आपका वाईफाई है, FM रेडियो है, ठीक है, मतलब हम इनको डिस्कस करने वाले हैं अभी, ठीक है। और एक चुटकी में आपको मैं याद करवा के जाऊंगा, अगर लोनाइजिंग से क्वेश्चंस बनेगा एकदम से आपके पास आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स हम आपके लिए लेकर आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, लोनाइजिंग रेडिएशन क्या है? ये लोनाइजिंग रेडिएशन पढ़ा होगा आपने। देखिए ये एक उच्च ऊर्जा विकिरण है, यानी कि इट इज अ टाइप ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन, ठीक है, जो परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन हटाकर आयन उत्पन्न करता है, ठीक है, दैट रिमूव्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम्स टू प्रोड्यूस आयंस, ठीक है। एक पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट में देखिए ये प्राकृतिक स्रोतों जैसे, ठीक है, यानी कि इट कैन ओरिजिनेट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, आपका जैसे सूर्य हो गया, या फिर कृत्रिम सोर्सेस यानी कि आर्टिफिशियल सोर्सेस, ठीक है, जैसे आपकी एक्सरे मशीनें हो गई, ठीक है, उनसे उत्पन्न हो सकता है ये, जैसे कि हमने अभी इमेजेस में देखा, ठीक है। देखिए इसका उपयोग चिकित्सा, ठीक है, यानी कि मेडिसिन इंडस्ट्री और रिसर्च सेंटर्स में इसका यूज होता है, ठीक है। लेकिन अधिक मात्रा में संपर्क स्वास्थ्य के लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, ठीक है। अब देखिए सेकंड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, धमाके की आशंका, ठीक है। देखिए पढ़ने के लिए तो बहुत आसान लग रहा है कि यार हम तो कर लेंगे, लेकिन एग्जामिनर ये चिन्ह भी पूछ सकता है, ये सिंबल भी पूछ सकता है, ठीक है। देखिए एक्सप्लोजन हैजार्ड, ठीक है, क्या है ये? देखिए सिंपल सी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता के जाऊंगा, ठीक है, एक क्लिक में आपको याद होने वाला है अगर क्वेश्चंस बनेगा तो। देखिए ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी पदार्थ या उपकरण के फटने या धमाके का जोखिम हो, ठीक है। ये आमतौर पर विस्फोटक पदार्थों जैसे कि आपका द्रव हो गया, गैसेस हो गई, ठीक है, ऐसे उपकरण से संबंधित होता है जो उच्च दबाव, बस आपको ये याद रखना है, हाई प्रेशर, ठीक है, या फिर हाई टेम्परेचर के
कारण स्थिर हो सकते हैं। ठीक है, धमाका कब होगा? ठीक है, या तो फिर उच्च दबाव होगा, ठीक है, यानी कि हाई प्रेशर होगा, या तो फिर हाई टेम्परेचर रहेगा, तभी धमाका होगा ना, ऐसे थोड़ा धमाका हो जाएगा। ठीक है, तो बस जब भी हम इस चीज़ को हम पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सप्लोजन हैजार्ड को पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमारे पास सामने एकदम से ये 2 की पॉइंट्स जो वो याद आ जाएंगे एकदम से। ठीक है, फिर क्वेश्चन चाहे जैसे मर्जी हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहते हैं हमारे कोर्सेज। ठीक है, व्हाट्सएप पे डिटेल ले लेना। ठीक है, अब देखिए लेज़र बीम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये चिन्ह आपको याद रखना है। ठीक है, लेज़र बीम, देखिए लेज़र बीम एक प्रकार की क्या है, प्रकाश किरण होती है जो एक ही मोनोक्रोमैटिक की होती है। ठीक है, और अत्यधिक केंद्रित होती है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? चिकित्सा में होता है, संचार में होता है, निर्माण में होता है। ठीक है, और मनोरंजन उद्योग में भी किया जाता है। हालांकि ये क्या होता है कि आंखों और त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, आंखों के लिए काफ़ी डेंजर रहता है। ठीक है, रेटिना डिटैचमेंट हो सकता है। ठीक है, आंख के पर्दे में होल हो सकता है। ठीक है, जो लेज़र बीम लाइट्स रहती हैं काफ़ी तेज लाइट्स ही रहती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं विद्युतीय झटका। ठीक है, अब इस चिन्ह को भी आपने, इस सिंबल को भी याद रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक, देखिए कब होता है इलेक्ट्रिक शॉक, आपको पता ही होगा, सिंपल सी चीज़ है। ये तब होता है जब किसी व्यक्ति के शरीर से विद्युत धारा गुजरती है। ये कम तीव्रता में हल्की चोट और उच्च तीव्रता में गंभीर चोट या मृत्यु का कारण बन सकता है। ठीक है, ये झटका विद्युत उपकरणों जैसे खराब वायरिंग हो गई, खुले विद्युत सर्किट हो गए, ठीक है, और कोई भी अन्य कारण हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए, विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास की किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लेटाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बताना है क्वेश्चन में क्या बात हो रही है। इन विच मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन आफ्टर एन इलेक्ट्रिक शॉक इज द पेशेंट लेड चेस्ट डाउन ऑन द ग्राउंड? क्या ये शाफर विधि है, सिल्वेस्टर विधि है, मुख से मुख विधि है, या फिर यह है कृत्रिम श्वास यंत्र का प्रयोग यानी कि यूज ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर? जल्दी से बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। 3 सेकंड सभी के पास रहेंगे। देखिए, अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर ए यानी कि शाफर विधि, ठीक है, तो वेल डन, आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस इमेज को बड़े ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, यही आपकी क्या होती है? शाफर विधि होती है। ठीक है, अब हम इसको डिटेल्ड में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में वन टू वन आपके दिमाग में ये फीड हो सके। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर शाफर विधि पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए शाफर विधि क्या है। शाफर विधि एक प्राचीन और सरल तकनीक है जो कृत्रिम श्वसन यानी कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रदान करने के लिए उपयोग की जाती है। इसे विशेष रूप से उस समय के लिए डिज़ाइन किया गया था जब कृत्रिम श्वास यानी कि वेंटिलेटर्स उपलब्ध नहीं थे। इसका मुख्य उद्देश्य रोगी के फेफड़ों में वायु प्रवाह को बनाए रखना और श्वसन को पुनः स्थापित करना रहता है। ठीक है, तो ये जो थी वो पुरानी विधि भी थी, लेकिन अब तो CPR वगैरह आ गए हैं। ठीक है, आप CPR दे सकते हैं, खुद से दे सकते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट्स भी आ चुके हैं अब। ठीक है, लेकिन मतलब इमरजेंसी में अगर कोई चीज़ नहीं है हमारे पास, ठीक है, और अगर रोगी को बचाना है, ठीक है, या फिर घायल व्यक्ति को बचाना है, तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ ऑन टू टाइम तो अवेलेबल नहीं हो सकती है, क्योंकि हर कोई तो मशीनरी लेके कोई घूमेगा नहीं। ठीक है, तो ये उसके लिए है। देखिए, इस विधि का उपयोग कब होता है? जब पानी में डूबने से व्यक्ति बेहोश हो गया हो, ठीक है, सांस नहीं ले पा रहा हो, किसी दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति में श्वसन सहायता की आवश्यकता हो, तब हम क्या करते हैं? इस विधि का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस विधि के जो चरण हैं, ठीक है, किस तरह से ये इसको किया जाता है? ठीक है, रोगी को पेट के बल लेटाया जाता है, सिर को एक तरफ मोड़ा जाता है ताकि मुंह और नाक से पानी या बलगम जो बाहर निकल सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते कि सिर को मोड़ना है कि नहीं मोड़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, बचावकर्ता की स्थिति में देखिए, बचावकर्ता रोगी के कूल्हों के पास घुटनों के बल बैठता है, जैसे कि आपने ऊपर अभी इमेजेस में देखा होगा। ठीक है, देखिए इसका उपयोग किस तरह से करना है। ठीक है, दबाव का प्रयोग जो है किस तरह से करना है। बचावकर्ता रोगी की पीठ के निचले हिस्से यानी कि लोअर बैक पर अपनी हथेलियों से हल्का दबाव डालता है। ठीक है, दबाव डालने से रोगी के फेफड़ों से क्या होती है कि हवा जो है बाहर निकल जाती है। ठीक है, दबाव हटाने पर रोगी के फेफड़े फिर से फैलते हैं और हवा जो वो अंदर जाती है। ठीक है, संपूर्ण प्रक्रिया क्या होती है? 12 से 15 बार ये प्रति मिनट की दर से ये दोहराई जाती है। ठीक है, और इसके लाभ क्या क्या है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसे किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, किसी व्यक्ति आपातकालीन स्थिति में ये किया जा सकता है, सरल वे रहता है। ठीक है,
और इसकी जो सीमाएं हैं, देखिए ये विधि आधुनिक तकनीकों की तुलना में कम प्रभावी है, ठीक है, केवल सीमित परिस्थितियों में उपयोगी होती है ये, ठीक है। अगर रोगी को अंदरूनी चोट या हो तो ये विधि हानिकारक हो सकती है। मान लो कि अगर व्यक्ति को अंदर चोट लग चुकी है काफ़ी, लेकिन अगर आप ये शाफर विधि यूज़ कर रहे हैं, उसको प्रेस करें, तो उससे फिर दिक्कत भी हो सकती है, ठीक है। देखिए वर्तमान में तो आपको जैसे मैंने कहा कि CPR वगैरह आप दे सकते हैं, ठीक है, और ये जो विधि काफ़ी दुर्लभ है, ठीक है, क्योंकि अधिक प्रभावी और सुरक्षित आजकल टेक्निक्स आ चुकी हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब CPR दे सकते हैं, ठीक है, या फिर आप एम्बुलेंस को आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एम्बुलेंस जब तक आएगी तब तक हो सकता है कि उस रोगी की मौत हो जाए, तो उसके लिए आप CPR या फिर शाफर विधि का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ेंगे। देखिए CO2 यानी कि अग्निशामक निनालनीय का वर्गीकरण किस प्रकार का होता है, ठीक है, बताना है। देखिए CO2 फायर एक्सटिंग्विशर आर क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी, बताना है। ये इसके बिना तो आपके लाइनमैन के एग्ज़ाम कवर नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि ये जो वर्ग हैं, ये जो कैटेगरीज हैं, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ इसमें रखी जाती है, ठीक है। देखिए बताइए जल्दी से, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, किस कैटेगरी में है। अगर देखिए, अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि क्लास बी और सी में ये रखा जाता है। किसमें? क्लास बी और सी में ये रखा जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, क्लास बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए यहाँ आग बुझाने के उपायों और श्रेणियों से संबंधित तालिका दी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बस आपको एक बार फीड कर लेनी है दिमाग में, ठीक है। इसमें देखिए क्लास ए में क्या है आपका, पानी, रेत अथवा मिट्टी का प्रयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए, ठीक है। क्लास ए में, क्लास बी में देखिए फोम एक्सटिंग्विशर, CO2 एक्सटिंग्विशर और पाउडर का प्रयोग किया जाता है। क्लास 3 में ड्राई पाउडर वाले फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और क्लास डी में आपका CTC फायर एक्सटिंग्विशर, शुष्क रेत यानी कि ड्राई सैंड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए चार्ट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। PDF के लिए आप WhatsApp ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, जो इलेक्ट्रीशियन यानी कि LT और HT लाइन पर कार्य कर रहा हो, उसके पास वैधतम एक्ट के अनुसार क्या होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? ऑप्शंस देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, वोटर ID की कोई ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए, तो ठीक है। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो इलेक्ट्रीशियन LT और HT लाइन पर कार्य कर रहा है। देखिए इसको थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। देखिए जो इलेक्ट्रीशियन LT यानी कि लो टेंशन एवं हाई टेंशन लाइन पर कार्य कर रहा हो, उसके पास वैधतम एक्ट के अनुसार क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके नियम और अधिनियम शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए इलेक्ट्रीशियन को सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशंस के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार प्रशिक्षित और प्रमाणित होना चाहिए। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अनुसार ये प्रमाण पत्र अनिवार्य है, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देख लेते हैं। प्रमाण पत्र ये सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति ने इलेक्ट्रीशियन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और सुरक्षा मानकों को पूरा किया है या फिर नहीं। ये प्रमाण पत्र किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान, जैसे आपकी ITI आपने की होगी, ठीक है, तो ITI या विद्युत विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन से भी प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। क्लियर बातें हो गई। नेक्स्ट हम यहाँ आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है। देखिए आवश्यक प्रशिक्षण के लिए देखिए क्या क्या है। LT लाइन के लिए बेसिक विद्युत कार्य में डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट और सुरक्षा उपायों का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। HT लाइन के लिए एडवांस ट्रेनिंग और उच्च वोल्टेज हाई वोल्टेज सिस्टम पर कार्य करने का अनुभव, एक्सपीरियंस होना चाहिए। फर्स्ट एड और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का प्रशिक्षण भी अनिवार्य है। इसके लिए अनिवार्य लाइसेंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। योग्यता प्रमाण पत्र के अतिरिक्त स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या अन्य प्राधिकरण या वैध लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ये लाइसेंस HT और LT लाइन पर कार्य करने की आपको अनुमति देता है, ठीक है। और सुरक्षा उपकरण के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होना चाहिए, जैसे आपके इंसुलेटेड ग्लव्स हो गए, बूट्स, सेफ्टी बेल्ट और इंसुलेटेड टूल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। देखिए अब आपने क्या करना है कि इस आइडेंटिफाई करना है ये वाला चिन्ह क्या है। ये क्या ये डू नॉट फेंस द एरिया, ठीक है, क्षेत्र की तारबंदी ना करें, क्या ये इस चीज़ को दिखा रहा है। डू नॉट टच फ्लेम्स, आग से स्पर्श ना करें, टच ना करें, क्या ये चिन्ह हमें ये बता रहा है।
डू नॉट टच इलेक्ट्रिक पोल्स, क्या ये हमें ये बता रहा है कि बिजली के खंभों को ना छुएं, या फिर हमें ये बता रहा है कि डू नॉट ब्रेक इलेक्ट्रिक वायर्स, बिजली के तार को ना तोड़ें, या फिर ये चिन्ह हमें ये बता रहा है। जल्दी से सोचिए अपना सही आंसर। देखिए ये चिन्ह हमें क्या बता रहा है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिजली के खंभों को ना छुएं, ठीक है, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक पोल्स, ठीक है, क्लियर, बस चिन्ह याद रखना है आपको बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, तेल ग्रीस पेंट से लगने वाली आग के रूप में वर्गीकृत की जाती है, यानी कि क्लासिफाइड की जाती है, ठीक है। क्लास बी, डी, सी, ए बताना है। तेल ग्रीस पेंट से लगने वाली आग, ठीक है, किससे लगने वाली आग, पेंट ग्रीस तेल से लगने वाली आग को हम कहाँ पे क्लासिफाइड करते हैं, कहाँ पे करते हैं जी, जल्दी से देखिए, वो हम करते हैं क्लास बी में, ठीक है। देखिए आपका ऑयल फायर, ठीक है, ये आग मिट्टी के तेल, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, आदि जैसे तेली पदार्थों से लगती है, ठीक है, जो आपके ऑयल फायर रहते हैं, ठीक है, और ये हम कहाँ पे आती है, ये आपकी क्लास बी में आती है, ठीक है, हम वहाँ पे क्लासिफाइड करते हैं, वर्ग बी में इसको हम रखते हैं, ठीक है। तो देखिए इतने क्वेश्चंस पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, इसलिए आप हमारा ये कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम 50,000 MCQs विद डिटेल्ड आपको मिल जाएंगे, ठीक है, डेली अपडेट होते हैं और डेली आपको टेस्ट मिलते हैं, ठीक है, मतलब आप पढ़ेंगे, 1 साल की फीस है 999, ठीक है, तो हर दूसरे तीसरे महीने कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट के लिए एग्जाम निकलते रहते हैं, ठीक है, तो पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, ऐसे घर पे बैठे रहेंगे, यहाँ से पढ़ लिया वहाँ से पढ़ लिया, वैसे एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला है, ठीक है, आपको एक ऑथेंटिक सोर्स के साथ जाना ही पड़ेगा, एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ के अंडर आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, व्हाट्सएप कर लेना, 999 1 साल की फीस रहेगी, कोई ज़्यादा फीस नहीं है 999, ठीक है, तो व्हाट्सएप करके सारी जानकारी आप ले लीजिए। धन्यवाद।